हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं कृष्णा कुशवाहा आज आप लोगों को एक नए रोमांचक सफ़र की ओर ले चलूँगा। ये सफ़र बड़ा ही गहराइयों वाला है। सफ़र में टॉपिक का जो नाम है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो बिना किसी देरी के आइए जान लेते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस तरीके से निर्मित हुई है, या हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं वो वास्तव में किस तरीके की संरचना से निर्मित हुई है। उसके आंतरिक भागों में कौन कौन सी परतें हैं, कौन कौन सी लेयर्स हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए जान लेते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होती है। तो आप देख ही रहे होंगे बोर्ड पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित एक छोटा सा डायग्राम है। इसमें वैसे बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, मैं नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन आप देखिए आपकी पृथ्वी, आपकी जिस पृथ्वी पर आप रह रहे हैं, हम सब रह रहे हैं, वो पृथ्वी वास्तव में कई परतों से घिरी हुई है। अगर हम गहराई की बात करें और जैसे जैसे गहराई में आगे बढ़ते हैं कई प्रकार की परतें हमें नज़र आती हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये जो परतें हमें आज हम देख पा रहे हैं, या इन परतों के बारे में जो विजुअलाइजेशन हम कर पा रहे हैं, इनकी पीछे की साइंस क्या है, ये कहाँ से निकल कर आई हैं, या किन वैज्ञानिकों के माध्यम से, किन संस्थाओं के माध्यम से, किस प्रकार की टेक्निक के माध्यम से आज हम जान पाते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में वास्तविकता में कौन कौन से तत्व मौजूद हैं, कौन कौन सी लेयर्स मौजूद हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है, इसको जानने के लिए भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया गया। बिल्कुल सही सुना आपने कि भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करके हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना जान पाते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करके कैसे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना जान लेंगे। तो यही तो इंटरेस्टिंग बात है जो आज मैं बताने वाला हूँ कि भूकंपीय तरंगे या सेस्मिक वेव, ये वास्तव में हमारी पृथ्वी पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अलग अलग परतों को डिवाइड करके, अलग अलग परतों का विभाजन करते हुए इनकी पूरी जानकारी देंगी। तो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से सेस्मिक वेव हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देती हैं। अब देखिए यहाँ पर आप सब लोगों ने अगर भूकंप वाला चैप्टर पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा कि हमारी पृथ्वी पर P, S और L जैसी भूकंपीय तरंगें कहीं ना कहीं जब भी भूकंप आता है तो एपी सेंटर पर पाई जाती हैं। तो ऐसे ही अगर हम देखें पृथ्वी के आंतरिक भागों में इन्हीं भूकंपीय तरंगों का, इन्हीं PSL भूकंपीय तरंगों के बारे में हम देखेंगे कि किस तरीके से इनका बिहेवियर होता है, क्या इनकी प्रॉपर्टी है, और वह प्रॉपर्टी किस तरीके से इंटरनल स्ट्रक्चर को बताएगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं सेस्मिक वेव होती क्या है। तो हमें पता है कि जब भी भूकंप आता है पृथ्वी के आंतरिक भागों से, तो हम देखते हैं कि जहां पर भूकंप यानी फोकस, जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, तो फोकस से चलकर यानी उत्पत्ति स्थल से चलकर एपी सेंटर, कौन सा बेटा, एपी सेंटर तक का जो सफर है उसको तय करती है हमारी भूकंपीय तरंगें। तो इसमें देख लेते हैं हम, फोकस क्या होती है, नाभि होती है जहां से भूकंप शुरू होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये एपी सेंटर के नीचे होता है। एपी सेंटर क्या होता है, जहां पर भूकंप की तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं। अब मैंने एक शब्द का उपयोग किया है, सबसे पहले पहुंचना। तो देखिए वे भूकंपीय तरंगें जो फोकस से चलकर एपी सेंटर पर सबसे पहले प्राथमिक रूप में पहुंचती हैं, उनको हम पी तरंगें या प्राथमिक तरंगें कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पी तरंगें या प्राथमिक तरंगें कहते हैं। अब देखिए प्राथमिक तरंगें हैं, क्यों है भैया प्राथमिक तरंगें, तो फोकस से चलकर कहां पहुंची, एपी सेंटर पर, यानी कहीं ना कहीं इनकी स्पीड ज्यादा होगी। तो सीधी सी बात है, तेज गति से चलती सबसे पहले पहुंचती हैं। दूसरी तरंगें जो सेकंड नंबर पर पहुंच रही हैं उनको हम सेकेंडरी वेव या द्वितीयक तरंगें कह देते हैं। क्या बोल देते हैं हम, द्वितीयक तरंगें। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फोकस से चलकर एपी सेंटर पर पहुंचने वाली प्रारंभिक तौर पर सबसे तेज गति से चलने वाली तरंगें पी तरंगें हैं। उनके बाद जो तरंगें पहुंचती हैं वो एस तरंगें हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमें इन दोनों ही तरंगों के बारे में अच्छे से स्टडी कर लेनी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा भी एक तरंग होती है जो सरफेस पर चलती है, वो एल तरंग है। अभी हमें इस टॉपिक में इसकी डिस्कशन नहीं करनी है। क्या P और S तरंगें हमारे लिए इनफ हैं, तो बिल्कुल इनफ हैं। इन तरंगों से हम आंतरिक संरचना के बारे में जान सकते हैं। तो देख लेते हैं कैसे। यहाँ लिखा हुआ है
सेस्मिक वेव या अर्थक्वेक वेव या मैकेनिकल वेव, या इन्हीं को हम कह दें सामान्य तौर पर जो रिक्वायर्ड मीडियम ऑफ प्रोपगेशन, या किसी प्रकार के मीडियम की इनको आवश्यकता होती है, एक प्रकार की कैसी है, इनको माध्यम की चूंकि जरूरत है इसलिए माध्यम में गति करने वाली ये तरंगें होती हैं। किसी ना किसी प्रकार के मीडियम में ये चलती है। जैसे मैं कहूँ आपको कि यहाँ का जो मीडियम में वातावरण है इसमें क्या है, एयर है, तो ये वेव इस एयर वाले मीडियम में चलेंगी। कहीं अगर ओशियनिक बॉडी होती या पानी वाला भाग होता तो वहां पर भी ये चल सकती थी। सॉलिड मटेरियल होता, किसी प्रकार का लकड़ी होता, ठोस टुकड़ा होता, या पृथ्वी की आंतरिक भाग में अगर देखें तो चट्टानी भाग है, वहां पर भी ये चल सकती। यानी कहीं ना कहीं इन चट्टानों को गमन करने के लिए, इन चट्टानों को स्थानांतरित होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, माध्यमिक तरंगें कहते हैं, मीडियम तरंगें भी कह देते हैं, सेस्मिक तरंगें चूंकि अर्थक्वेक के लिए जानी जाती इसलिए अर्थक्वेक तरंगें कह देते हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात लिखी हुई है कि इनका जो बिहेवियर है वो मीडियम में क्या हो जाता है, चेंज होता है कहीं ना कहीं, यानी इनकी प्रॉपर्टी या इनका जो व्यवहार है वो माध्यम में बदल जाता है। अर्थात सॉलिड से लिक्विड में जाएगी तो इनकी गति में परिवर्तन आएगा, और लिक्विड से गैसेस में जाएगी तो भी इनकी गति में परिवर्तन आएगा। यानी कहीं ना कहीं इनकी गति में चेंज आ जाता है, किसके कारण से, मीडियम के बदल जाने के कारण। तो क्या होता है, देखिए मैं बता दूं, पी तरंगें और एस तरंगें जो होती हैं अगर सॉलिड में जाती हैं तो इनकी गति कुछ और होगी, यानी इनकी गति सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ये लिक्विड में जाती है इन दोनों की गति में परिवर्तन हो जाता है, इन दोनों की गति कम हो जाती है। और गैसेस की बात करें तो चूंकि पृथ्वी के आंतरिक भागों में गैस की जरूरत है नहीं, या गैसियस माध्यम है नहीं, इसलिए गैसेस में भी इनकी गति में थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है। हालांकि हमें ज़रूरत सिर्फ सॉलिड और लिक्विड के लिए है, इसलिए हम इसमें जानेंगे कि पी और एस तरंगें किस तरीके से सॉलिड और लिक्विड मीडियम में आगे बढ़ती हैं और कैसे चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट जो लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, टू इंपॉर्टेंट वेव पी और एस मैं बता ही रहा हूँ। इसके बाद लिखा हुआ है कि ये तो दोनों ही तरंगें जो होती हैं वो तीन माध्यमों में, यानी मीडियम में जो गति कर रही हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, तीनों माध्यमों में गति करने की क्षमता रखती है। परंतु इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो पी तरंगें होती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस मीडियम में ही जाती हैं, अर्थात इन तीनों माध्यमों में गमन करने की क्षमता किसकी है, पी तरंगों की है। परंतु नीचे की लाइन अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एस तरंगों का ये गुण नहीं है। एस तरंगें सिर्फ किस में गमन कर सकती हैं, या तो ये सॉलिड में जा सकती है या तो ये गैस में जा सकती है। लिक्विड में क्या हो जाती है, विलोपित हो जाती है, लिक्विड में ये विलुप्त हो जाती है। अर्थात समझने की बात ये है कि पी तरंगें और एस तरंगें ये दोनों ही तरंगें सभी माध्यमों में गति करने की क्षमता नहीं रखती है। एस तरंगों का गुण केवल और केवल सॉलिड और गैस के लिए है, लेकिन पी तरंगें सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में गति कर सकती हैं। यही पॉइंट वो है जहां पर हम पी तरंगों की गति के आधार पर और एस तरंगों की गति के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं, इस डायग्राम में देख रहे हैं कि बहुत सारी जो वेव्स होती हैं ये हमें पृथ्वी के आंतरिक भागों में दिखाई दे रही हैं। अब इसको अगर मैं समझाना चाहूँ तो यहाँ देखिए आप कि जहाँ पर भी एपिसेंटर होता है, एपिसेंटर और फोकस के बीच में अगर हम देखें तो बहुत सारी हमें वेव्स मिलती हैं जिनको हम भूकंपीय तरंगें कहते हैं। जैसे ये भूकंपीय तरंगें एपिसेंटर पर पहुंचती हैं, फिर इसके बाद ये तरंगें पृथ्वी के अलग अलग भागों में वक्राकार रूप में आगे बढ़ती हैं। हम देख पाते हैं कि पी तरंगों का अपना एक नेचर होता है, वो तीनों माध्यम में गति कर सकती हैं, यानी ये पृथ्वी के कौन कौन से माध्यम में जाएंगी, सॉलिड में भी जाएंगी, लिक्विड में भी जा सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि एस तरंगों का ये गुण नहीं है। एस तरंगें केवल कहाँ जाएंगी बेटा, सॉलिड में जाएंगी, लिक्विड में ये विलुप्त हो जाएंगी। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, हम ये जान पाएंगे यहाँ पर कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में जब हम सिस्मोग्राफ का अध्ययन करेंगे तो जहां हमें पी तरंग मिलेगी तो हम क्या कहेंगे, चलो भैया ये सॉलिड भी है, लिक्विड वाला भाग भी है। लेकिन हमें जहां एस तरंगें नहीं मिलेंगी वहां हम क्या समझ जाएंगे, हम यही समझेंगे कि भाई साहब यहाँ का माध्यम कैसा है, लिक्विड है, क्योंकि पी तरंगें तो सभी में जा सकती हैं पर एस तरंगें लिक्विड में नहीं जा सकती। तो यही हमें पता करना है कि किन किन भागों में, पृथ्वी के किन किन परतों में एस तरंगें विलुप्त हो जाती हैं। अगर ये तरंगें वहां पर नहीं पाई जा रही, इसका सीधा सा अर्थ है वो भाग कैसा है, लिक्विड अवस्था में या अर्ध तरल अवस्था में, सेमी मोल्टन स्टेज में हो सकता है। तो जान लेते हैं
कि पृथ्वी का कौन कौन सा भाग जो है वो अर्ध तरल है या प्लास्टिक अवस्था में है या सॉलिड है या सेमी मोल्टन है। तो इसके लिए एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, अर्थात अंतरराष्ट्रीय भूमिति और भूभौतिकी संघ। उसने पी तरंगों की गति के आधार पर पृथ्वी की गहराई में क्या किया हुआ है बेटा, उसने पी तरंगों की गति का अध्ययन किया हुआ है और ये हमें विस्तृत तरीके से बताया है कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना वास्तव में कैसी है, किस किस परतों से मिलकर वो बनी हुई है। तो अगर आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं तो आपको अच्छे से अनुमान लगेगा कि वास्तव में हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ये भूकंपीय तरंगें किस रूप से बिहेवियर करती हैं और इन्हीं तरंगों से जब सिस्मोग्राफ पर हम देखते हैं तो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बिल्कुल सटीक जानकारी मिल जाती है। अर्थात भूकंपीय तरंगें हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सटीक करने में, सटीक जानकारी देने में पूर्ण भूमिका निभा पाती हैं। देख लेते हैं ये डायग्राम आप देख रहे हैं, तो इस डायग्राम में गहराई के साथ साथ पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताया गया है। इसके अलावा टेम्परेचर और इस डेंसिटी भी मैंने इसमें मेंशन की हुई है कि किस तरीके से टेम्परेचर और डेंसिटी में भी परिवर्तन आता है गहराई में बढ़ने के साथ साथ, और पी तरंगों की गति को भी इसमें बताया है कि कैसे गहराई में जाते हैं तो पी तरंगों की गति में चेंजेस आते हैं। इसी के साथ साथ कौन कौन सी लेयर्स हैं, कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। तो देख लेते हैं, हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपकी इस पूरे डायग्राम में, तो हम देखते हैं कि पृथ्वी की सबसे जो ऊपरी परत है जिसको हम सामान्य तौर पर क्या कह देते हैं, भूपरपट्टी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, भूपरपट्टी। तो आयुजीजी कहती है कि ये जो भूपरपट्टी है इसके भी दो भाग हैं, इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले ऊपरी भूपरपट्टी और उसके बाद दूसरा है निचली भूपरपट्टी। अगर हम भूपरपट्टी की कुल गहराई की बात करें तो आप देख ही रहे होंगे भूपरपट्टी की कुल जो गहराई है वो लगभग 100 किलोमीटर है। कितनी है बेटा, लगभग 100 किलोमीटर। इसके दो भाग कौन कौन से हैं, 0 से लेकर 30 किलोमीटर तक का भाग ऊपरी भूपरपट्टी कहलाता है और 30 किलोमीटर से 100 किलोमीटर का भाग निचली भूपरपट्टी के रूप में जाना जाता है। इसको हम सामान्य तौर पर इंग्लिश में क्रस्ट कह देते हैं। अब देखिए ये भूपरपट्टी जो दो भागों में बट गई है, इसके बटने का कारण क्या है या इसके क्लासिफिकेशन का कारण कहाँ निहित है। तो देखिए जरा, पी तरंगें सामान्य तौर पर ये परिवर्तन लाती हैं या क्लासिफिकेशन बता रही हैं। कैसे, देखिए जरा, पृथ्वी की ऊपरी परतों में, ऊपरी भूपरपट्टी में पी तरंगों की गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन जैसे ही हम ऊपरी भूपरपट्टी से निचली भूपरपट्टी में जाते हैं पी तरंगों की गति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अर्थात पी तरंगों की गति बढ़कर 6.1 से बढ़कर लगभग 6.5 की और 6.9 तक पहुंच जाती है। कितना पहुंच जाती है, 6.1 से 6.9 तक पहुंच जाती है। अर्थात हम देखते हैं कि ऊपरी भूपरपट्टी और निचली भूपरपट्टी के संगठन में उसकी डेंसिटी में परिवर्तन है, उसकी डेंसिटी में चेंजेस है। और यही डेंसिटी का चेंज सबसे पहले खोजा कोनॉर्ड नामक वैज्ञानिक ने। किसने खोजा सबसे पहले, कोनॉर्ड नामक वैज्ञानिक ने। और उन्होंने बताया कि ऊपरी भूपरपट्टी और निचली भूपरपट्टी के मध्य घनत्व संबंधी वेरिएशन पाए जाते हैं, जिनको उन्होंने डिसकंटिन्यूटी नाम से पुकारा, असंबद्धता नाम से पुकारा, कि ऊपरी भूपरपट्टी और निचली भूपरपट्टी के मध्य एक असंबद्धता पाई जाती है, जिसके कारण से पी तरंगों की गति 6.1 से लेकर 6.9 तक पहुंच जाती है। सीधी सी बात है, मैंने कहा था कि ठोस में पी तरंग हो चाहे एस तरंग हो, इनकी गति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, बढ़ जाती है। तो देखिए हम पी तरंगों की गति बढ़ गई 6.1 से 6.9 हो गई। क्यों, क्योंकि घनत्व में वेरिएशन आया। देखिए आप यहाँ पर 2.9 से घनत्व कितना पहुंच गया, 3.0, और उसके बाद कितना पहुंच जाएगा, 3.3। तो घनत्व क्या हो रहा है, गहराई के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। और उसी घनत्व के बढ़ते क्रम को असंबद्धता कहा कोनॉर्ड ने। इसीलिए ऊपरी भूपरपट्टी और निचली भूपरपट्टी के मध्य क्या पाई जाती है, कोनॉर्ड असंबद्धता पाई जाती है, कोनॉर्ड डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। बेटा इस चीज को याद रखना, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल पूछा जाएगा आपसे कि कोनॉर्ड डिसकंटिन्यूटी किन किन लेयर्सों के मध्य पाई जाती है। तो आप बता देना ऊपरी भूपरपट्टी और निचली भूपरपट्टी। इसके बाद जान लेते हैं, जैसे ही हम गहराई में और बढ़ेंगे आगे तो हम देख पाते हैं कि घनत्व में वेरिएशन फिर आने लगते हैं। हम देखते हैं कि निचली भूपरपट्टी का घनत्व 3.3 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो निचली भूपरपट्टी में जहां पर 100 किलोमीटर की गहराई है, घनत्व कितना पहुंच गया बेटा, 3.3 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहां पर हम देखते हैं
कि निचली भूपर्पटी के और निचले भागों में अब जैसे ही जाएंगे गहराई में तो हम देखते हैं कि घनत्व तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, 3.0 से 3.3 हो गया है। अर्थात घनत्व में फिर से एक डिसकंटिन्यूटी मिलती है, जिसको सबसे पहले खोजा किसने? मोहरोविशिक। ये रशियन वैज्ञानिक हैं मोहरोविशिक, इन्होंने सबसे पहले खोजा। मोहरोविशिक कहते हैं कि ऊपरी भूपर्पटी का जो निचला भाग है, यहां से और गहराई में जाने पर घनत्व में वेरिएशन आते हैं, घनत्व बढ़कर 3.0 से 3.3 हो जाता है। ऐसा होने का प्रमुख कारण है चट्टानी घनत्व में परिवर्तन, और ये घनत्व का परिवर्तन एक डिसकंटिन्यूटी का सृजन करता है, एक डिसकंटिन्यूटी का ओरिजिन करता है। और इस डिसकंटिन्यूटी को चूंकि सबसे पहले मोहरोविशिक ने खोजा, इसलिए इसको कहते हैं मोहरोविशिक असंबद्धता। क्या बोलेंगे? मोहरोविशिक असंबद्धता। अब क्या समझ में आया? ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी के मध्य कोनोड असंबद्धता है, लेकिन निचली भूपर्पटी के और नीचे जाने पर एक असंबद्धता और मिलती है। इसका मतलब सीधा सा है कि चट्टानी घनत्व में परिवर्तन आया है, पी तरंगों की गति में भी चेंजेस आए हैं। अब देखिए जरा, इसमें थोड़ा सा यहां पर बहुत बड़ी एक आपको चीज बता देता हूं मैं। ऊपरी भूपर्पटी, निचली भूपर्पटी और उसकी गहराई के भागों में जहां तक मोहरोविशिक असंबद्धता है, इस पूरे के पूरे भाग को एक नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? इस पूरे के पूरे भाग को कहते हैं हम दुर्बल मंडल। क्या बोलते हैं? दुर्बल मंडल, सॉरी गलत हो गया, स्थल मंडल। क्या बोलते हैं बेटा? स्थल मंडल कहते हैं। कि पूरे के पूरे भाग को क्या बोल देते हैं हम? स्थल मंडल। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा ये जो भाग मैंने इसको साफ किया हुआ है, इसको अलग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए बेटा सभी लोग, क्या बोलते हैं हम? ऊपरी भूपर्पटी, निचली भूपर्पटी और उसके और नीचे मोहरोविशिक असंबद्धता के भाग को हम कहते हैं स्थल मंडल। क्या बोलते हैं बेटा? स्थल मंडल। इंग्लिश में इसको कहते हैं लिथोस्फीयर। तो स्थल मंडल या लिथोस्फीयर क्या है वास्तव में? ये है 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक की गहराई का भाग, जहां पी तरंगों की गति कितनी हो जाती है? 2.9 से लेकर 3.3 तक हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम और गहराई में बढ़ते हैं। तो जैसे ही 100 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक की गहराई में बढ़ते हैं, पी तरंगों की गति में अचानक से परिवर्तन आ जाता है। ये बढ़कर कितनी हो जाती है? 7.1 से 8.1 हो जाती है। इसका कारण क्या होता है? घनत्व वेरिएशन आ गया, घनत्व बढ़कर 3.3 से 4.3 हो जाता है। अर्थात यहाँ पर फिर से हमें एक नए प्रकार की लेयर देखने को मिलती है, जिसको हम भूपर्पटी ना कह क्या कहते हैं? प्रवार कहते हैं या मेंटल कहते हैं। अर्थात पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग तो कहलाता है भूपर्पटी। क्या कहलाता है? भूपर्पटी। और भूपर्पटी के दो भाग हैं, एक ऊपरी भूपर्पटी है और दूसरा है निचली भूपर्पटी, यानी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। अब ये पूरा का पूरा भाग कितना है बेटा? 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक की गहराई का। लेकिन जैसे ही हम इसके नीचे जाते हैं भैया, पी तरंगों की गति तो बढ़ जाती है, ये 7.9 से 8.1 हो जाती है। इतनी ज्यादा बढ़ गई, यानी लेयर बदल जाएगी बेटा। लेयर बदल के कौन सी हो जाएगी? लेयर बन जाएगी प्रवार। क्या बन जाएगी? प्रवार या मेंटल, यानी दूसरी लेयर हो जाएगी प्रवार। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे भूकंप की तरंगों की गति के आधार पर, कैसे घनत्व में वेरिएशन के आधार पर एक लेयर से दूसरी लेयर का निर्माण हो गया, चट्टानी घनत्व का परिवर्तन हो गया। देख लेते हैं दूसरी लेयर कौन सी है बेटा? प्रवार है। प्रवार को हम इंग्लिश में मेंटल कह देते हैं। अब देखिए इसमें प्रवार का ऊपरी भाग जो मोहरोविक असंबद्धता से शुरू होता है, इसको सामान्य तौर पर हम ऊपरी प्रवार कहते हैं। तो फिर हमें क्या पता चला? इससे ये पता चला कि निचली भूपर्पटी और ऊपरी प्रवार के मध्य की असंबद्धता को ही मोहरोविशिक असंबद्धता कहते हैं। यही तो प्रश्न आने वाला है। क्या आने वाला है? निचली भूपर्पटी और ऊपरी प्रवार के भाग में एक असंबद्धता पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं? मोहरोविशिक असंबद्धता कहते हैं। अब देखिए इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है दुर्बल मंडल या निम्न गति का मंडल या लो वेलोसिटी जोन। ये क्या है? तो देखो जरा, पी तरंगों की गति 7.1 से 8.1 तक यहाँ पर हो रही है। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लेयर परिवर्तन हुई है। लेकिन यहाँ के बाद जैसे ही आप नीचे जाओगे, अर्थात ऊपरी प्रवार से जैसे नीचे जाते हैं, तो होता ये है कि हमें एक चैनल मिलता है जिसको कहते हैं हम गुटेनबर्ग चैनल। अब ये गुटेनबर्ग चैनल कैसे बना, इसको समझिए जरा।
देखिए क्या होता है, हमारी जो भूपरपटी है अर्थात स्थल मंडल है, स्थल मंडल में कौन कौन सी बात आते हैं, ऊपरी भूपरपटी, निचली भूपरपटी और ऊपरी प्रवाह का भाग। ये तीनों के तीनों जो भाग हैं ये दुर्बल मंडल पर तैर रहे हैं। किस पर तैर रहे हैं, दुर्बल मंडल। दुर्बल मंडल किसे कहेंगे, दुर्बल मंडल ऊपरी भूपरपटी, निचली भूपरपटी, ऊपरी प्रवाह के निचला वाला भाग है, जहां पर सामान्य तौर पर मैग्मा चैम्बर स्थित होता है, अर्थात जहां का भाग सामान्य तौर पर कैसा होता है, लिक्विफाई होता है, लिक्विड अवस्था में होता है, तरल अवस्था में होता है। वैज्ञानिकों का मानना है ये जो तरल अवस्था है, यही तरल अवस्था के ऊपर हमारा दुर्बल मंडल सामान्य तौर पर फिसलता रहता है, खिसकता रहता है। इसी कारण से हम देख पाते हैं कि सियाल मतलब हमारा ऊपरी भाग जिसको हम स्थल मंडल कह रहे हैं, और निचला भाग जो लिक्विड है, सीमा, इन दोनों में आपस में फ्लोटिंग की गति होती है, अर्थात सियाल सीमा पर फिसलता रहता है। और जब ऊपरी भूपरपटी यानी स्थल मंडल का भाग मेल्टन मतलब हमारे मेंटल वाले भाग यानी प्रवाह वाले भाग पे खिसकता है, तो उसके एक प्रमाण के तौर पर एक चैनल बनता है, जिसको सबसे पहले खोजा गुटेनबर्ग ने। ये कहते हैं कि जब भी स्थल मंडल की गति दुर्बल मंडल पर होती है तो ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे एक नाव किसी जल की ऊपरी सतह पर चल रही है। तो होता ये है कि जैसे जैसे नाव आगे बढ़ती जाती है उसके प्रमाण पीछे छूटते जाते। क्या होता है, नाव आगे बढ़ेगी, नाव जैसे ही आगे बढ़ती है तो पानी का एक बहुत बड़ा भाग कहीं ना कहीं क्या होता जाता है, बिखरता चला जाता है, अर्थात एक चैनल सा बनता चला जाता है, एक लाइन सी बनती चली जाती है। तो यही प्रमाण जब हम पानी में नाव को चला के देखते हैं, वही प्रमाण हम पृथ्वी के आंतरिक भागों में भी देख सकते हैं। कैसे, स्थल मंडल की परत जब दुर्बल मंडल पर तैरती है तो वही प्रमाण हम एक चैनल के रूप में मिलते हैं, जिसको खोजा गुटेनबर्ग ने, गुटेनबर्ग चैनल के रूप में। आ रही बात समझ में? इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा इस तरीके से बनाया है कि गुटेनबर्ग चैनल लगभग 400 किलोमीटर की गहराई में स्थल मंडल की परत का दुर्बल मंडल की परत पर तैरने के कारण बन गया है। ये उसका प्रमाण है बेटा। आगे अपन जब ओरिजिन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे तो वहां जानेंगे कि कैसे स्थल मंडल दुर्बल मंडल पे तैर रहा है, कैसे प्लेट टेक्टोनिक इसका प्रमाण दे रही है हमें, तो यहीं पर उस चीज को अपन यूज कर लेंगे। अब देखिएगा जरा, गुटेनबर्ग चैनल आप समझ गए। इसके बाद जैसे ही हम गहराई में जाते हैं तो लगभग ये गहराई हो जाती है बेटा, ये मान के चलो 600 किलोमीटर तक की गहराई, जहां पर हमें एक और परत मिलती है जिसको ग्लोसिन नामक वैज्ञानिक ने खोजा, जिसको ग्लोसिन परत कहते हैं सामान्य तौर पर। तो यहाँ पर उस परत का उतना ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन जैसे ही हम लगभग 700 किलोमीटर की गहराई में पहुँचते हैं, पी तरंगों की गति में चेंजेस आ जाते हैं, ये घट जाती है बेटा। देखो कितनी हो गई, 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। अब ऐसा क्यों हो गया, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 4.3 से घनत्व बढ़कर आप देखिए 5.5 हो जाता है। कितना हो जाता है, 5.5, यानी 4.3 से 5.5 लगभग 10 यूनिट से ज़्यादा बढ़ गया है घनत्व। और इतना ज़्यादा घनत्व बढ़ जाने से चट्टानी डेंसिटी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई है। और डेंसिटी में चेंज आया है, लेकिन डेंसिटी सॉलिड नहीं हुई है बेटा। देखो जरा क्या है, 7.1 से 8.1 की जो गति थी वो पी तरंगों की गति में 7.8 का क्या हुआ है, कमी आ गई है, 7.8 घट गई, यानी ठोस तो नहीं होगी परत। परत कैसी होगी, परत लिक्विड अवस्था में है, इसलिए पी तरंगों की गति में परिवर्तन आ गया है। तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों का मानना है, सिस्मोग्राफ पर जब इसको देखा गया तो माना गया कि 400 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक का जो एरिया है वहां पर कहीं ना कहीं जो परत है वो ठोस ना होकर सेमी मोल्टन है। और ऐसी सेमी मोल्टन परत को कहते हैं एस्थेनोस्फीयर या दुर्बल मंडल, या पी तरंगों की गति के घटने वाला मंडल, या लो वेलोसिटी जोन। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो लो वेलोसिटी जोन क्यों मिल रहा है, क्योंकि पी तरंगों की गति घट गई है। क्यों घट गई है, क्योंकि यहाँ पर ठोस परत ना होकर लिक्विड परत है। और लिक्विड परत के कारण हम देख पाते हैं कि चाहे गुटेनबर्ग चैनल बन रहा हो, चाहे ग्लोसिन परत बन रही हो, चाहे किसी प्रकार के वेरिएशन को देख पा रहे हो डेंसिटी के, वो सब का सब इसी कारण से निर्मित हो रहा है। अर्थात ऊपरी परत जो हम ठोस पढ़ रहे हैं, निचली परत ठोस नहीं है पृथ्वी की। 700 किलोमीटर की गहराई में हमें मोल्टन अवस्था मिलती है, सेमी मोल्टन अवस्था मिलती है, तरल, अर्ध तरल या लिक्विड कह सकते हैं। अब इसका एक प्रमाण ले लीजिए, वल्कनिक इरप्शन होता है। क्या होता है, वल्कनिक इरप्शन होता है। तो हमारे
ज्वालामुखियों की अधिकतम गहराई कितनी मापते हैं? हम तो कहते हैं सबसे गहरे ज्वालामुखी 700 किलोमीटर की गहराई तक के हो सकते हैं। देखो कितनी गहराई है, 700 किलोमीटर। तो कहाँ है मैग्मा चैम्बर? मैग्मा चैम्बर 700 किलोमीटर की गहराई में बना है। यहीं से ज्वालामुखी फटा और मैग्मा बाहर आता है। मैग्मा कैसा होता है? सेमी मोल्टन होता है, अर्ध तरल होता है कि नहीं होता? तो ये इसके प्रमाण हैं। तो यहीं से ये चीज ली गई है, यहीं से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया गया है। अब देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम 700 किलोमीटर से आगे जाते हैं और गहराई में हम देख पाते हैं कि घनत्व में वेरिएशन आ जाते हैं, घनत्व में वृद्धि हो जाती है और घनत्व कहीं ना कहीं चेंज आ जाता है। 4.7 से 5.5 और 5.5 से लेकर 7.5 तक पहुंच जाता है। तो ये घनत्व का जो वेरिएशन आ रहा है, इसके कारण से एक असंबद्धता का सृजन होता है। ये असंबद्धता सामान्य तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये असंबद्धता ऊपरी प्रवाह और निचले प्रवाह के मध्य एक विभाजन का काम करती है। इस असंबद्धता को सबसे पहले खोजा किसने? रैपेटी नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए इसको रैपेटी असंबद्धता कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए पेपर में, क्या पूछ लिया जाएगा कि रैपेटी असंबद्धता किन दो परतों के मध्य होती है? तो आप बता दोगे कि सर ऊपरी प्रवाह और निचले प्रवाह के मध्य रैपेटी असंबद्धता होती है। आ गई बात समझ में? अब यहाँ पर एक और चीज बता दूं आपको कि आपके दिमाग में आ रहा होगा सर भूपर पट्टी की गहराई कितनी है? तो आप इस प्रश्न को अगर पूछ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये चीज समझ में आ रही है, क्योंकि भूपर पट्टी की गहराई मैंने पहले ही बता दी कितनी है। 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक की गहराई को हम भूपर पट्टी कह देते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? इसकी 2 लेयर है। लेकिन प्रवाह की गहराई कितनी मानेंगे? तो बेटा 100 किलोमीटर से प्रवाह की गहराई नहीं आती, क्योंकि 100 किलोमीटर में तो एक असंबद्धता मिल रही है। प्रवाह की गहराई का मापन जो किया गया है वो किया गया बेटा सामान्य तौर पर 200 किलोमीटर से 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक की गहराई में हमें ऊपरी प्रवाह मिलता है, और 700 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई में हमें निचला प्रवाह मिलता है। यानी कुल प्रवाह की गहराई कितनी है? 200 से लेकर 700 किलोमीटर तक। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर 100 से लेकर 200 में कहाँ चले गए हम? 100 से लेकर 200 किलोमीटर की तो हमें डिस्टेंस पता ही नहीं है। तो बेटा वो 100 से 200 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है या गहराई है, इसी में हमें क्या मिल रहा है? इसी में हमें एक परत सी मिल जाती है जो क्या कर रही है? वास्तव में स्थल मंडल को दुर्बल मंडल पर क्या कर रही है? फिसला रही है। इसी फिसलने के कारण बीच की ट्रांजियस अवस्था या संक्रमण अवस्था बनती है, लगभग 100 किलोमीटर की है वो बेटा संक्रमण अवस्था। और ऐसी संक्रमण अवस्था को ग्लोसन ने बताया सबसे पहले। ग्लोसन परत नहीं, ग्लोसन एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसके बारे में पहले बताया कि स्थल मंडल का दुर्बल मंडल पर तैरने से 100 किलोमीटर की लगभग एक ट्रांजिएंट या संक्रमण परत का निर्माण हो जाता है। तो आप समझ गए भूपर पट्टी की गहराई कितनी है? 0 से 100 किलोमीटर। लेकिन प्रवाह कहां से शुरू होता है? 200 से लेकर 2900 किलोमीटर तक प्रवाह मिलेगा, मेंटल मिलेगा। तो देख लेते हैं, इसके आगे और बढ़ जाते हैं। 7.8 हो गई पी तरंगों की गति लगभग 700 किलोमीटर की गहराई में। लेकिन और गहराई में जाते हैं, तरलता बढ़ती जाती है, और तरलता बढ़ेगी तो तरलता बढ़ने से पी तरंगों की गति में परिवर्तन आएगा। तरलता बढ़ने का मतलब क्या है? यहाँ पर और ज़्यादा गाढ़ा होता जाएगा वो लावा, और लावा गाढ़ा होता जाएगा तो पी तरंगें कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी? तेज गति से चलेंगी। तो 7.8 से पी तरंगों की गति बढ़कर 11.2 हो जाती है, लगभग 23 के आसपास हो जाती है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि घनत्व संबंधी एक और वेरिएशन आ जाता है, जिसको सबसे पहले किसने खोजा है? गुटेनबर्ग विशार्ड नामक वैज्ञानिकों ने खोजा, इसलिए इसको गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। यही गुटेनबर्ग असंबद्धता हमें ये बताएगी कि हमारा जो प्रवाह है ये वास्तव में कितना गहरा है। 700 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर इसकी लिमिट है। इसके बाद हमें कुछ नए तरीके से नए चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? देखिए जरा, प्रवाह तो 2900 किलोमीटर तक हो गया, लेकिन जैसे ही हम 2900 किलोमीटर से और गहराई में जाएंगे, हमें असंबद्धता और घनत्व में वेरिएशन बहुत तेज गति से मिलेंगे। देखो जरा, 7.5 लगभग 7.5 के आसपास डेंसिटी है, लेकिन जैसे ही हम इसके आगे जाएंगे 10.0 डेंसिटी कहाँ मिल रही है? गुटेनबर्ग में। लेकिन गुटेनबर्ग की डेंसिटी का परिवर्तन हमें और गहराई में जाने पर ज़्यादा तेज गति से मिल रहा है। ज़्यादा मिल रहा है, लगभग 12 से 13 बिंदुओं तक मिल रहा है, इतने यूनिट्स तक मिल रहा है। और इतना ज़्यादा डेंसिटी का परिवर्तन कहीं ना कहीं चट्टानों को सेमी मोल्टन नहीं बनाएगा, और ज़्यादा क्या कर देगा? डेंसर कर देगा। और चट्टान जितने ज़्यादा डेंसर होगी,
कणों के बीच के गैप को कम कर देगी, अर्थात चट्टान धीरे धीरे जो लिक्विड अवस्था में थी वो ठोस होती चली जाएगी, अर्थात चट्टान सेमी मोल्टन ना होकर कैसी हो जाएगी, प्लास्टिक अवस्था की ओर बढ़ेगी, ठोस अवस्था की ओर बढ़ेगी। और इसका प्रमाण मैं आपको दे देता हूं, देखिए जरा 11.23 किलोमीटर से और गहराई में जाएंगे, पी तरंगों की गति 13.6 हो जाएगी, इतनी ज़्यादा बढ़ जा रही है। और इतनी ज़्यादा पी तरंगों की गति बढ़ेगी, इसका सीधा सा मतलब है परत बदल गई, परत बदल जाएगी, लेयर चेंज हो गई, और लेयर कौन सी आ जाएगी, अब प्रवार नहीं रह जाएगा, अब दूसरी लेयर का आगमन हो जाएगा, जिसको हमने क्या कहा है, तीसरी लेयर कहा है, थर्ड इसका भाग कहा है, जिसको हम सामान्य तौर पर कोर या क्रोड जैसे शब्दों से संबोधित कर देते हैं। तो तीसरी लेयर क्या है, क्रोड है। क्रोड का विस्तार कितना है, 2900 किलोमीटर के बाद हमें क्रोड का विस्तार मिलेगा, देख लेते हैं। देखिए 2900 किलोमीटर के बाद का विस्तार है क्रोड का। पी तरंगों की गति में चेंजेस आ रहे हैं, ठोस अवस्था में है ये परत, क्यों, क्योंकि आप देख ही रहोगे पी तरंगों की गति बढ़ गई, बढ़ेगी कहाँ, ठोस में ही बढ़ेगी, लिक्विड में तो बढ़ेगी नहीं, लिक्विड में तो घटती है। अब देखिए जैसे ही हम निचले भागों में जाते हैं तो बाह्य कोर और आंतरिक कोर को डिवाइड करती है एक असंबद्धता, जिसको सबसे पहले खोजा लेहमन नामक वैज्ञानिक ने। उनका कहना है कि हमारा जो कोर है वो ठोस अवस्था में मौजूद है, परंतु कोर की जो ऊपरी परत है ये ठोस नहीं है, ये प्लास्टिक अवस्था में या अर्ध तरल अवस्था में है, क्योंकि यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सामान्य तौर पर ऊपरी जो कोर है यहाँ से पी तरंगें हमें मिलती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इनकी स्पीड में परिवर्तन आ जाता है, इनकी स्पीड घट जाती है। अगर एक डायग्राम है पीछे मैं उसको समझाऊं तो देखिए जरा, यहाँ पर ये देखिए लिक्विड आउटर कोर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, देखो लिक्विड आउटर कोर, यानी बाह्य परत किस अवस्था में, देखो कोर की लिक्विड अवस्था में है, इसलिए कोर से जाने के बाद पी तरंगें थोड़ी सी क्या हो जाती हैं, हिलती डुलती सी नजर आती है। क्यों, क्योंकि इनकी स्पीड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक चेंजेस आ रहा है, और जैसे ही ऊपर से नीचे ज़्यादा डेंसिटी में जाती है इनकी गति और कम हो जाती है, इसलिए थोड़ी सी हिलती सी नज़र आती है। और ये हिलती हुई इसलिए है क्योंकि यहाँ का भाग पूर्णतः ठोस ना होकर सेमी मोल्टन या प्लास्टिक अवस्था में, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो आउटर कोर है या बाह्य कोर है वो सेमी लिक्विड या प्लास्टिक अवस्था में मौजूद है। और यहीं पर ये प्लास्टिक अवस्था का जो भाग है इसको सबसे पहले असंबद्धता से प्रदर्शित किया लेहमन नामक वैज्ञानिक ने। इन्होंने कहा कि एक लेहमन असंबद्धता है जो कोर को दो भागों में बांट देती है, एक ऊपरी कोर एक निचला कोर। ऊपरी कोर जो है, बाह्य कोर जो है वो सेमी मोल्टन प्लास्टिक है, लेकिन जैसे ही हम जाते हैं कोर में पी तरंगें गायब हो जाती है। देखो पी तरंगें हैं क्या, यहाँ नहीं है, पी तरंगों की गति बिल्कुल यहाँ पर मिल ही नहीं रही है, पी तरंगें अनुपस्थित है, यानी कोर से पी तरंग नहीं जा पाती। क्यों, क्योंकि जब लिक्विड से पी तरंग गुजर कर ठोस में जाती है तो पी तरंगों की इतनी शक्ति नहीं बचती है, इतनी वेलोसिटी नहीं बचती है कि वो कोर में फिर से जा पाए, इसलिए कोर के बाजू वाले भाग से निकल जाती है। अर्थात पी तरंगें हमें कोर में नहीं मिलती बेटा, याद रखना। तो ये अनुमान लगाएंगे वैज्ञानिक कि पी तरंगें चूंकि कोर में है नहीं, तो कोर कैसा है, ठोस अवस्था में, बिल्कुल सॉलिड है। पहला अगर आप डायग्राम देखेंगे तो इसमें आपको अच्छे से नजर आएगा कि पी तरंगें जो है बिल्कुल ठोस है। देखिए ये है हमारा कोर, ये है हमारा आंतरिक कोर। ये कोर वाला भाग जो है आंतरिक, ये पूरा का पूरा कैसा है, सॉलिड है बेटा। ये बिल्कुल भी कैसा नहीं है, लिक्विड नहीं है, ना सेमी मोल्टन है। और एक और बहुत अच्छी बात बता दूं, अगर हमारा कोर ठोस नहीं होगा तो पृथ्वी अपनी धुरी पर क्या होगी, स्थिर नहीं रह पाएगी। ये अपनी धुरी पर मंगल के जैसे क्या करेगी, डगमगाएगी, क्योंकि मंगल का कोर कैसा है, लिक्विड या सेमी मोल्टन है, इसलिए मंगल थोड़ी अपनी धुरी पर क्या करता है, डगमगाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि एक फुटबॉल के अंदर पानी भर दो तो फुटबॉल क्या करेगी, ऐसे डगमगाएगी, ये कभी स्थिर नहीं रह पाएगी। इसलिए हमारा पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, ठोस अवस्था में मौजूद है, ये समझ लेना। तो हमने क्या सीखा आज की क्लास में, हमने आज की क्लास में ये सीखा कि पृथ्वी की गहराई में अलग अलग अगर बात करें किलोमीटर की गहराई में अलग अलग परतें मिलती हैं, जिसमें सबसे निचली जो परत है उसको हम कोर कह रहे हैं। कोर के भी दो भाग हैं। अगर इनको हम गहराई के रूप में देखें तो कोर की गहराई 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर तक मिलेगी हमें। कौन सी सामान्य तौर पर, ऊपरी कोर या बाह्य कोर। और 5150 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर यानी 6371 किलोमीटर की गहराई में मिलेगा आंतरिक कोर। ठीक है, तो कोर के भी दो भाग हो गए। इस तरीके से हमने ये जान लिया बेटा कि पृथ्वी का जो भाग है
ये अलग अलग गहराइयों में पी तरंगों की गति के आधार पर अलग अलग डिस्कंटिन्यूटीज और अलग अलग, अगर हम देखें कि परतों में घिरा हुआ है। डिस्कंटिन्यूटी को इसमें बता दूं मैं, फिर उसके बाद में इसके आगे की बात करूंगा। इसके बाद मैं आपको ये ऑब्जर्वेशन भी बता दूंगा कि हमारी परतें किस किस अवस्था में मौजूद हैं। तो देखिए जरा डिस्कंटिन्यूटी कौन कौन सी थी, इसको रिवीजन कर लीजिए जल्दी से। ऊपरी अगर बात करें भूपर पट्टी और निचली भूपर पट्टी के मध्य कौन सी डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है, जल्दी से बोल दो बेटा, कौन सी पाई जाती है? कोनॉर डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है। दूसरा अगर देखें निचली भूपर पट्टी और ऊपरी प्रवार के मध्य कौन सी डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है? मोहरोविसिक डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है। फिर अगर हम देखेंगे कि ऊपरी प्रवार और निचले प्रवार के मध्य कौन सी पाई जाती है, देखो ये अपर मेंटल लिखा हुआ है। अपर मेंटल में ऊपरी प्रवार और निचले प्रवार के मध्य कौन सी डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है? तो कह दिया इन्होंने कौन सी पाई जाती है? रेपिटेड डिस्कंटिन्यूटी। फिर हम कहते हैं कि निचला प्रवार और ऊपरी जो कोर है इसके मध्य कौन सी पाई जाती है? तो गुटेनबर्ग विशार्ट असंबद्धता पाई जाती है। फिर कहते हैं हम कि बाह्य कोर और आंतरिक कोर के मध्य कौन सी है? तो लेहमन डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है। पाई जाती कि नहीं पाई जाती? तो इस डिस्कंटिन्यूटी को बेटा याद रखना, ठीक है। इसके बाद अंत में क्या है इस चैप्टर में? तो ऑब्जर्वेशंस हैं। क्या ऑब्जर्वेशन हैं? जो हम सबसे पहले लेकर चले थे। क्या लेकर चले थे? हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का कौन कौन सा लेयर या कौन कौन सा जो भाग है वो किस अवस्था में मौजूद है। तो देखिए जरा, लिथोस्फीयर बताया था मैंने किस अवस्था में, जल्दी बोल दो कौन सी अवस्था में है? लिथोस्फीयर सॉलिड अवस्था में, याद रखना। लिथोस्फीयर में कौन कौन सा भाग आता है? अपर क्रस्ट आता है, लोअर क्रस्ट आता है और अपर मेंटल भी आ जाता है। ये लिथोस्फीयर ये सॉलिड है। दूसरा अगर देखें एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर में कौन सा आ जाता है? पूरा का पूरा प्रवार मिलकर, पूरा का पूरा मेंटल मिलकर एस्थेनोस्फीयर बनाता है। और ये एस्थेनोस्फीयर किस अवस्था में? सेमी मोल्टन अर्ध तरल अवस्था में मौजूद है। फिर हम देखते हैं जैसे जैसे एस्थेनोस्फीयर के गहराई में बढ़ते जाएंगे ये भाग कैसा होता जाता है? और ज्यादा डेंसर हो जाता है और ज्यादा घनत्व वाला हो जाता है, इसलिए तो पी तरंगों की गति में परिवर्तन आता है। फिर देखते हैं आउटर मेंटल लिक्विड अवस्था में, या लिक्विड नहीं लगना चाहिए, मैं तो इसको सेमी लिक्विड ही कहूंगा, बट मच डेंसर, या कहें हम बहुत ज़्यादा डेंसर हो जाता है। इसके बाद जैसे ही हम इनर मेंटल में जाते हैं तो देखो ये लिखा है इनर मेंटल, उसी को कर दिया इन्होंने, कैसा हो जाता है? सेमी लिक्विड हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए आउटर कोर कैसी है? ये सेमी लिक्विड है। और इनर कोर कैसा? देखो ये मिल गया कि नहीं मिला? सॉलिड अवस्था में मौजूद है। तो ये ऑब्जर्वेशंस हैं, पेपर में आएंगे, आप अच्छे से इसको समझिएगा, इसको अच्छे से करिएगा। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो लेक्चर में बेटा हमने क्या जान लिया? पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जान लिया और पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित भागों को जान लिया किन अवस्था में मौजूद हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही बेटा, मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।